तो इस वीडियो में हम लोगों को नाम और जमा पक्ष में कैसे कैसे प्रविष्टियां की जाएंगी उसकी बात करनी है। और मैंने पहले से ही कुछ टी शेप्स बना रखी है। देखिए टी लिखा हुआ है, 6 टी बना दिए हैं। हो सकता है ज्यादा हमें बनानी पड़े। क्यों बना रखी है? कि अलग अलग खाते की बात करेंगे, एक इंडिविजुअल एक अकेले खाते की बात करेंगे। तो एक अकेला खाता में इस तरह का दिखेगा, है ना। ये अभी इसमें एक चीज क्या होगी, खाते का नाम ऊपर लिख दिया जाएगा। तो हमारे प्रश्न में कौन कौन से खाते आ रहे हैं उनको देखते चले जाएंगे और उसी हिसाब से पूरा इसको फिल करते जाएंगे। कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पहली चीज दे रखी है कि रोहित ने 5 लाख रुपए नगद से व्यवसाय प्रारंभ किया। तो हमें जो भी खाते बना रहे हैं हम किसके दृष्टिकोण से बना रहे हैं? हम रोहित के दृष्टिकोण से नहीं बना रहे हैं, हम लोग व्यवसाय के दृष्टिकोण से बना रहे हैं कि व्यवसाय में क्या हुआ। अब आप ये समझिए कि 5 लाख रुपए से व्यवसाय को क्या मिला? पैसा मिला, कैश मिल गया। तो एक तो हमारा अकाउंट आ जाएगा रोकड़। कौन सा आ जाएगा? रोकड़। रोकड़ मतलब कैश अकाउंट, ठीक है। तो रोकड़ खाता लिख देते हैं, मान लीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि 5 लाख रुपए आ गए। तो अब ये समझिए कि जो रोकड़ खाता है उसकी प्रकृति क्या थी, सोचिए जरा। रोकड़ हम लोगों ने 5 तरह की बात की थी, समझिएगा, एकदम कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। परिसंपत्तियां इतने में ही लिख करके काम चल जाएगा। परिसंपत्तियां हो गई, देयताएं हो गई, फिर आपकी पूंजी हो गई, फिर क्या हुआ बोलो। कंफ्यूज नहीं होना, एकदम से आराम से समझिए। एक बार आप रफ में चाहिए तो लिख लीजिए, जैसे मैं अभी लिख रहा हूं आपके लिए। व्यय और हानि हो गया और उसके बाद से आपका आगम और लाभ हो गया, ठीक है। अब आपको पता है कि नाम पक्ष में कब जाता है? जब प्लस है और माइनस है। और हानि में कब जाता? व्यय और हानि होती तब भी प्लस और माइनस। बाकी सब माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इतनी जल्दी, इतनी आसान सी चीज थी जो आपने याद कर ली। अब क्या हो रहा है कि आपको समझना है कि ये जो खाते का प्रकार है रोकड़ खाता, ये क्या है? ये किसी बिजनेस के पास अगर कैश बढ़ रहा है तो उसकी देयता बढ़ रही है क्या? उसकी पूंजी बढ़ रही है क्या? जब उसको कैश मिला है, उसके पास जो कैश पड़ा हुआ है वो उसकी परिसंपत्ति है। क्या है? परिसंपत्ति। और जैसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि परिसंपत्ति है तो आप क्या करोगे? पहली एंट्री जो करोगे वो क्या कर दोगे? 5 लाख रुपए की। तो इसको पहला ऐसा लिख देते हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि पहली एंट्री जो आपको समझ में आ रही है वो कहां कहां पर जा रही है, इसलिए ऐसे लिख दे रहा हूं। तो पहली एंट्री हो गई आपकी 5 लाख रुपए की। लेकिन द्विअंकन प्रणाली में हमें पता है कि एक खाता तो प्रभावित होता नहीं है, कम से कम एक और ऐसा खाता होगा जो क्या हो रहा होगा? प्रभावित हो रहा होगा। तो दूसरा खाता क्या प्रभावित हो रहा होगा? अब रोहित तो हमारी कंपनी का मालिक है, तो मालिक की तरफ से जो पैसे आ रहे होते हैं वो क्या होती है? पूंजी। इसका मतलब पूंजी खाता भी प्रभावित हो रहा होगा। तो इसका नाम ही है पूंजी खाता। आप समझ रहे हो? ये तो कितना आसान हो गया। पूंजी खाता तो सीधे सीधे आपको दिख ही रहा है कि भाई पूंजी का ही टाइप होगा। और पूंजी बढ़ रही है या कम हो रही है? तो रोहित ने निवेश किया, यानी कि पूंजी बढ़ाई है उसने। तो जो निवेश किया है, बढ़ाई है, वो कहां पर बढ़ाई है? वो आपका जब बढ़ रहा होता है तो जाता है दाहिनी ओर। दाहिनी ओर का मतलब क्या हो जाता है? जमा पक्ष। हर एक में ऐसे लिखा होगा। यहां पर आप लिख देंगे नाम, यहां पर लिख देंगे जमा, ऐसे यहां पे लिख देंगे नाम, यहां पे लिख देंगे जमा। और चाहे तो सिर्फ और सिर्फ आप ऐसे DR डॉट और CR डॉट लिख दीजिए, ठीक है। समझ रहे हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इतना कॉमन है कि इसको हिंदी और इंग्लिश की कोई टेंशन की लेने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे करके हम लोगों ने ये पूरा कर दिया। इस साइड डेबिट और इस साइड क्रेडिट। अब पूंजी में क्या है? पूंजी जब बढ़ रही है तो वो क्रेडिट में जाएगी। क्यों? क्योंकि दाहिनी ओर है। ये आपका नेगेटिव है, बाईं ओर। नेगेटिव का मतलब जब पूंजी घट रही हो तब डेबिट होगी। तो पूंजी आपकी क्या हो जाएगी? 5 लाख की क्रेडिट हो जाएगी। अब इसमें दूसरा जो सिद्धांत था, एक सिद्धांत क्या था कि कम से कम 2 खाते प्रभावित हो रहे होंगे, वो बात तो सही हो गई। दूसरा जो सिद्धांत था वो ये था कि जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो देखो यहां पर क्या हुआ? 5 लाख का आपका डेबिट हुआ और 5 ही लाख का आपका क्रेडिट हुआ। 5 लाख का नाम पक्ष में गया और 5 लाख का जमा पक्ष में गया। एक ही खाते में हो ऐसा जरूरी नहीं है, एक खाते में नहीं होगा, अलग अलग खातों में हो रहा होगा। लेकिन कुल मिलाकर के जितना आपका नाम पक्ष में जा रहा होगा उतना ही कहां जाएगा? जमा पक्ष में, ठीक है। बेसिक समझ में आ गया। अब सारे क्वेश्चंस को खटाखट खटाखट करते चले जाते हैं। क्या मिला? 4,80,000 रुपए से एक बैंक का खाता खोल दिया। तो कंपनी का ही खाता खुला हुआ है। तो कंपनी के पास अगर बैंक में पैसे बढ़ रहे हैं तो क्या होगा? कंपनी के लिए एक वो परिसंपत्ति है। तो बैंक खाता भी कंपनी के लिए क्या हो गई? परिसंपत्ति हो गई। तो बैंक खाते में क्या है? पैसे आए। और अगर परिसंपत्ति में पैसे आ रहे होते तो कहां जाता है? डेबिट साइड पर। तो आप दूसरी एंट्री करोगे यहां पर 4,80,000 रुपए की, जो आपकी डेबिट हो गए। कहां पे? फिर से आपकी परिसंपत्ति में, बैंक खाते में। लेकिन आप ये समझो कि 4,80,000 रुपए आए कहां से? जो कैश पड़ा हुआ था वहीं से कम हो गए। तो कैश कम हो जा रहा है, बैंक में पैसे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो कैश ही तो कम होकर के बैंक में चला जा रहा है। तो जब कैश कम हो रहा है तो रोकड़ खाते में बात करोगे। और जब रोकड़ खाता कम हो रहा हो, देखो
जब रोकड़ खाता कम हो रहा होता है तब वो हो रहा होता है क्रेडिट। देखिए निगेटिव है ना दाहिनी साइड पर, निगेटिव का मतलब जब कम हो रहा है तो दाहिनी साइड पर जाएगा, दाहिनी साइड का मतलब क्या हो गया क्रेडिट। तो यहाँ पर जो दूसरी एंट्री है वो क्या हो जाएगी, तो देखो दूसरी एंट्री ये थी, पहली एंट्री ये थी, तो दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी 4,80,000 रुपए आपके क्रेडिट हो जाएंगे, जमा पक्ष में चले जाएंगे, किसमें रोकड़ खाते में। अब क्या करते हैं, अब अगली एंट्री की बात करते हैं। और यहां पर भी एक चीज देखो, यहां पर ये तो आपका हो गया क्रेडिट और यहां पर ये हो गया डेबिट, यानी कि हर चीज मैच कर रही है, समझ रहे हो। मतलब कुल मिला के जो पैसा डेबिट और क्रेडिट में जा रहा है वो भी दो अकाउंट्स में एंट्री हो रही है कम से कम, वो भी, और साथ में कौन सी चीज नाम पक्ष में जा रही है और कौन सी चीज जमा पक्ष में जा रही है, उन दोनों का अलग अलग वैल्यू भी बराबर होगी। ठीक है, अब क्या हुआ, व्यवसाय के लिए 60,000 रुपए मूल्य का फर्नीचर खरीदा और भुगतान के लिए चेक जारी किया। तो चेक से पैसा अगर आप दे रहे हो तो आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट रहा होगा। तो क्या खरीदा, फर्नीचर। अब फर्नीचर भी सोचो यार कि फर्नीचर परिसंपत्ति है कि नहीं है। अगर किसी के पास, किसी व्यवसाय के पास बहुत सारे क्या फर्नीचर पड़ा हुआ है, कोई कोचिंग क्लासेस उसमें टेबल्स पड़ी हुई हैं, तो वो सारी उसकी तो परिसंपत्ति हो गई उस बिजनेस के लिए। तो आप क्या सोचोगे, फर्नीचर भी एक परिसंपत्ति है और फर्नीचर बढ़ रही है या कम हो रहा है, तो 60,000 रुपए का फर्नीचर खरीद रहे हो तो ये भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो तीसरी एंट्री में 60,000 रुपए से आपने फर्नीचर खरीद लिया। कैसे खरीदा, कैश में दिया, पैसे कैसे दिए, उधार पे खरीदा या बैंक से दिया, तो बोला चेक जारी किया, इसका मतलब बैंक से खरीदा होगा। तो क्या हो जाएगा, बैंक जो खाता है आपका, ये पूंजी खाता, ये था बैंक खाता, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब कम हो रहा होगा तो बैंक खाता भी एक तरह का परिसंपत्ति है, तो जब कम हो रहा होगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा, जमा पक्ष में जाएगा। और कितना जाएगा बाबू, 60,000। तो जितना आपका क्रेडिट हुआ उतना ही आपका डेबिट हुआ था। ठीक हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, रामजी लाल से 10,000 रुपए की अग्रिम राशि का भुगतान कर 1,25,000 रुपए मूल्य का प्लांट और मशीनरी खरीदी। क्या हो रहा है भाई, कंपनी प्लांट और मशीनरी खरीद रही है, तो कंपनी के लिए प्लांट और मशीनरी क्या हो गई, ये भी परिसंपत्ति हो गई। तो हम लोग यहां पे लिख देते हैं प्लांट एवं मशीनरी। कितने की खरीदी बताइए, प्लांट एवं मशीनरी खरीदी गई है 1,25,000 रुपए की। इसका मतलब निश्चित रूप से 1,25,000 की हमारी परिसंपत्ति बढ़ गई है प्लांट एवं मशीनरी के रूप में, है ना। तो ये हमारी कौन सी एंट्री होगी, चौथी। और ये खरीदी कैसे गई, तो बताया गया कि 10,000 रुपए का आपने अग्रिम भुगतान दिया कैश में, किसमें, कैश में। तो कैश में आपने भुगतान दिया, इसका मतलब कैश कम हो गया, कैश कम हो गया, इसका मतलब एक तरह का परिसंपत्ति वाला अकाउंट है, खाता जो कम हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो एंट्री चली जाएगी आपकी कहां पर, जमा पक्ष में। ठीक, लेकिन 10,000 आपने कैश दिया, 1,25,000 का आपने खरीदा, तो आपको दिख रहा है यार कि डेबिट हो रहा है 1,25,000 का और क्रेडिट हो रहा है 10,000 का, जबकि डेबिट जितना हो रहा है उतना ही क्रेडिट होना चाहिए। और वो क्रेडिट इसलिए आपको नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि क्रेडिट में क्या हो रहा है, यहां पर एक नया अकाउंट बनेगा और वो अकाउंट होगा कि आपने 1,15,000 का उधार कर दिया। क्या कर दिया, उधार कर दिया। और किसके नाम से उधार किया, इनका नाम क्या था भाई साहब का, रामजी लाल। तो रामजी लाल का अकाउंट बना दीजिए, रामजी लाल। अब रामजी लाल से आपने क्या ले रखा है, उधार लिया है। तो अगर आप उधार ले रहे हो तो ये देता हो गई ना, या आपके व्यवसाय की देता है, जो आपके बिजनेस को पैसे वापस करने किसको, रामजी लाल को। तो अगर देता घट रही होती है तब हम उसको डेबिट साइड पे ले जाते हैं, और देता अगर बढ़ रही है तो यहां पर आपके प्रति देता बढ़ गई ना, आपको 1,15,000 रुपए का कर्जा आपके ऊपर आ गया, तो ये भी आपका क्या करोगे, इसको आप क्रेडिट साइड पे लिख दोगे 1,15,000 का। तो अब देखो ये चौथी एंट्री थी ना, तो चौथी एंट्री देखो 1,25,000 ये है, यहां पर क्रेडिट हुआ आपका 1,15,000 और यहां पर 10,000, तो 1,15,000 में 10,000 आप जोड़ोगे तो 1,25,000 हो जाएगा, और 1,25,000 का आपका डेबिट हो रहा था। तो यहां पर भी सारी चीजें बैलेंस्ड हो गई। अच्छा, अगली चीज क्या हो रही है, इसके बाद आपने क्या किया है, सुमित ट्रेडर से 55,000 मूल्य का माल खरीदा है। क्या खरीदा है, आपके यहां पर जो भी सामान यूज होता है आपके व्यवसाय में, वो है आपने माल खरीदा। तो ये एक नया आपका खाता बन जाएगा, क्या बन जाएगा, माल का खाता, इन्वेंट्री बोल सकते हैं इसको भी। हम लोग टी अकाउंट बना दिया, इतने जल्दी से बन जाता है। यहाँ पे डीआर लिख दिया धीरे से, यहाँ पे आराम से सीआर लिख दिया, अकाउंट बन गया। अब क्या हो रहा है, 55,000 का आपने सामान खरीदा, ये आपको कौन सी एंट्री है, पांचवी एंट्री है। तो पांचवें में आप सोचोगे कि माल आपके पास जितना ज्यादा आता जाएगा वो परिसंपत्ति बनती जाएगी, और माल या परिसंपत्ति बढ़ रही होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पांचवें एंट्री में 55,000 से आराम से डेबिट कर देंगे, किसको, माल खाते को। अच्छा, तो कहीं पर क्रेडिट भी होगा। अब क्रेडिट कहां पर होगा, इन्होंने कैसे खरीदा, इन्होंने ये चीज खरीद ली उधार में। तो यहां पर रामजी लाल जो थे ना, इसी की तरह हमारे सुमित ट्रेडर्स भी आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे, सुमित ट्रेडर्स। ठीक है, ये आ गया। अब इनका आने से क्या हो गया,
सुमित ट्रेडर से आपने उधार पे काम किया हुआ है तो आपकी देयता हो गई, और अगर देयता बढ़ रही होती है तो क्रेडिट पक्ष में जाती है, और देयता बढ़ रही है आपकी तो 55,000 आप यहां पे लिख देंगे। और ये कौन सी एंट्री थी? 5वीं ही एंट्री चल रही है, तो यहां पर जितने का क्रेडिट हुआ उतने का ही डेबिट हुआ, अलग अलग खाते में। ठीक, अभी भी सारी चीजें बैलेंस्ड है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बोला जा रहा है कि आपके पास जो 25,000 रुपए का 55,000 रुपए का आपके पास माल पड़ा हुआ है, और इसमें से 25,000 रुपए का जो माल है वो बेच दिया गया है रजनी एंटरप्राइजेस को। किसको बेच दिया? रजनी एंटरप्राइजेस को 35,000 रुपए में। अब आप ये समझिए, सुमित ट्रेडर से तुमने माल खरीदा है और हमने बेचा किसको? रजनी एंटरप्राइजेस को। तो एक नया अकाउंट बनाते हैं रजनी एंटरप्राइजेस का, रजनी एंटरप्राइजेस। ठीक है, यहां पे आपने डेबिट कर दिया, यहां पे आपने क्रेडिट कर दिया। अब ये सोचो कि जब रजनी एंटरप्राइजेस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? रजनी एंटरप्राइजेस की। तो हमने उनको कितने में सामान बेचा है बताइए? 35,000 रुपए में। और हम ये मान करके चल रहे हैं, इसमें दे नहीं रखा है हमें, ये मान करके चल रहा है कि जो भी पैसे रजनी एंटरप्राइजेस से हमें मिलने थे वो मिले नहीं है, उन्होंने हम पर उधारी से सामान खरीदा हुआ है। तो इसका मतलब रजनी एंटरप्राइज से हमें पैसा मिलेगा। तो रजनी एंटरप्राइज का जो खाता है वो हमारे लिए इस समय एक परिसंपत्ति वाले दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं। तो इनका जो खाता है उसमें क्या हो रहा है? हमें 35,000 रुपए मिलना है, और अगर ये परिसंपत्ति है तो हम क्या कर देंगे? इसकी छठी एंट्री कर देंगे, जो 35,000 रुपए की हमारी एंट्री हो जाएगी रजनी एंटरप्राइज से पैसे मिलने की। अच्छा, लेकिन हुआ क्या है? इसके साथ में हम लोगों ने ये क्या किया है? सामान बेचा है। क्या किया है? सामान बेचा है। तो यहां पर एक और नया खाता बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं विक्रय या सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो विक्रय खाता। अब विक्रय खाता क्या हो गया? हमारा सेल्स है, तो सेल्स में क्या हो रहा है? रेवेन्यू आ रहा है, आगम है। विक्रय जो है ना, आप जो भी बेचते हैं सामान, आगम हो रही है। और अगर विक्रय बढ़ रहा है तो देखिए माइनस और प्लस है। प्लस का मतलब अगर बढ़ रहा है तो वो क्रेडिट में जाएगा। तो कितना बढ़ गया आपका विक्रय? कितने का हो गया? 35,000 का। और ये कौन सी एंट्री थी? छठी। ये भी हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, अब यहां पर एक चीज है, यहां पर एक चीज है जिसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा, हमारी किताब में भी उसको छोड़ रखा है। अब हो क्या रहा है? देखो, हमें दे रखा था कि 25,000 रुपए का सामान आपने बेच दिया, 55,000 का टोटल था, और उस 25,000 की हमने कहीं पर अभी एंट्री नहीं कर रहा है। तो एक तो वो एंट्री कहां पर होगी, कहां पर नहीं होगी, उसमें थोड़ी सी क्लोजिंग स्टॉक की बात आ जाएगी, परचेजेस की बात आ जाएगी, साथ में इन्वेंट्री की बात आ जाएगी। तो जो 25,000 वाली चीज उसको अभी साइड में हटा करके रखो, आपकी किताब में भी मेंशन नहीं है वो। अभी हम थोड़ी दिन और प्रैक्टिस करेंगे, फिर मैं उसको बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अभी आप ये समझिए कि कुछ नहीं हुआ, 35,000 का आपने सामान बेचा, 25,000 रुपए का जो सामान खर्च हो गया, 25,000 का आपने खरीदा था, वही 35,000 बेचा। ये छोड़ करके आप ये समझ लो कि आपने 35,000 रुपए का सामान बेच दिया। अब 35,000 का सामान बेचा तो एक तो 35,000 की आपकी विक्रय हो गया, तो वो आपका चला गया क्रेडिट साइड पर, और 35,000 रुपए जो आपको मिलने हैं कहां से? रजनी एंटरप्राइजेस से, वो आपके लिए डेबिट हो गया। ठीक है, ये हमारी एंट्री हो गई। अच्छा, अगली एंट्री क्या है? मासिक किराए के रूप में 25,000 रुपए का आपने नगद भुगतान किया। क्या किया? नगद भुगतान किया। ठीक है, तो हमने कितने खाते बना लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब एक हमारा नया खाता और बनेगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा छोटे छोटे खाते बनाऊंगा क्योंकि हो सकता है जगह कम पड़ जाए फिर हम लोगों को। ये हमारा हो गया क्या? मासिक किराया। अब सोचा यार, किराया तो आपके लिए क्या है? आगम है कि व्यय है? खर्चा है ना? और कितने में आपने किया है? 2,500 रुपए से किया है। तो 2,500 रुपए आपने कैश दे दिया। अब अगर आपने 2,500 रुपए कैश दिया, कैश तो है आपकी परिसंपत्ति, और वो परिसंपत्ति जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो 7वीं एंट्री में आप क्या करोगे? 2,500 रुपए तो कर दोगे कम। 2,500 रुपए आपने कम कर दिया, लेकिन 2,500 रुपए आपने क्रेडिट किया है किसको? कैश को। और साथ में ये आपके लिए क्या है? एक व्यय है। और व्यय अगर बढ़ रहा होता है, क्या हो रहा होता है? व्यय अगर बढ़ रहा होता है तब हम उसको क्या कर देते हैं? डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा मासिक किराया जो है ना, वो 2,500 रुपए का हमने दिया है, तो वो हमारी एक और एंट्री हो गई, 7वीं एंट्री। तो 7वीं में 2,500 का डेबिट हुआ और यहाँ पर 2,500 का क्रेडिट हो गया। ये 7वीं एंट्री हो गई। अच्छा, 8वीं में क्या है? कार्यालय के कर्मचारियों को 5,000 रुपए का नकद वेतन दे दिया, नगद दे दिया है। तो आपने नगद दिया है, इसका मतलब फिर से ये भी कम हो जाएगा 5,000 रुपए का, 5,000 रुपए का कम हो गया। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे? वेतन। तो ये जो मैंने लिखा हुआ मैं इसको बिगाड़ देता हूँ। अच्छा, अब देखिए वेतन को आप देखिए किसके दृष्टिकोण से? व्यवसाय के दृष्टिकोण से। तो जो हमारा व्यवसाय है उसके दृष्टिकोण से वेतन क्या हो गया? एक तरह का खर्चा है, और खर्चा 5,000 रुपए बढ़ गया। तो जब भी व्यय बढ़ रहा है या हानि बढ़ रही है तो उसको हम लोग डेबिट कर रहे हैं, ये हम लोगों ने देख लिया है। तो ये 8वां जो है हमारा, यहाँ पर 5,000 रुपए कम हो गया कैश, और यहाँ पर हमारा 5,000 रुपए से ये डेबिट हो गया, वेतन वाला अकाउंट। तो वेतन खाता जो है वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, और कैश क्या हो जाएगा? हमारा घट जाएगा। तो हर चीज को समझिए, बस एक चीज, 25,000 वाले को आप छोड़ दीजिए अभी।
क्यों? क्योंकि वो एक अलग तरह की एंट्रीज बना रही होती है और उसमें लोगों को कंफ्यूजन भी है। वो छोड़ करके बाकी सारी एंट्री का हमने हर एक दो दो पहलू देखे कि कहां पर क्या हो रहा है, कहां पर क्या हो रहा है, कहां पर क्या हो रहा है। ठीक है, एक जगह पर 3 चीजें भी हुई थी। जब हम लोगों ने 1,25,000 रुपए का खरीदा था सामान, 10,000 रुपए का हम लोगों ने कैश दे दिया था और उसके बाद से 1,15,000 रुपए का हमारा उधार आ गया था, है ना। तो यहां पर 3 अकाउंट्स प्रभावित हुए थे। तो इसीलिए बोला जाता है कि 2 होंगे, ऐसा नहीं है द्वयांकन में, 2 या 2 से अधिक, कम से कम 2 प्रभावित होंगे। ठीक, अच्छा 9th एंट्री क्या है? 9th एंट्री ये है कि रजनी एंटरप्राइज ने उधार का भुगतान चेक द्वारा कर दिया। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब रजनी एंटरप्राइज से आपको 35,000 रुपए मिलने थे। क्या होना था? पैसे मिलने थे। तो जब मिलने थे वो आपको पैसे मिल गए। और कैसे मिल गए? चेक से मिले। जो चेक से पैसे मिले वो कहां पर आ रहे होंगे? आपके बैंक के खाते में आ रहे होंगे, है ना। और ये जो आपको पैसे मिलने हैं वो मिल चुके हैं, तो आप क्या करोगे? यहां पर 9th एंट्री बनाओगे। अब ये आपको पैसे मिल गए हैं तो ये हो जाएगी आपकी एक एंट्री। और इसी के लिए आप बैंक में अपना अकाउंट पर क्या कर दोगे? वहां पर पैसे बढ़ रहे हैं तो वो हो जाएगा डेबिट। क्या हो जाएगा? डेबिट। और बैंक अकाउंट आपका ये है तो यहां पर ये 9th एंट्री हो जाएगी जिसमें आपका 35,000 रुपए बढ़ जाएगा। आगे बात समझ में, इसी को समझिए। बैंक में तो भाई आपको क्या मिल जा रहा है? 35,000 रुपए बढ़ करके मिल रहा है ना, उसने चेक लगा दी है। तो 35,000 रुपए जो आपको देनदारी जो थी यहां पर ये था, देखो क्या था, रजनी एंटरप्राइजेस ने दिया हुआ है। तो रजनी एंटरप्राइजेस से 35,000 की देनदारी आपको मिलनी थी, इसलिए वो आपके लिए एक तरह की एसेट था, एक तरह की परिसंपत्ति थी। और परिसंपत्ति अब क्या हो गई? जब उसने 35,000 रुपए आपको दे दिया है तो आपकी वो वाली परिसंपत्ति कम हो गई। क्यों? जो 35,000 मिलना था वो अब नहीं मिलेगा। तो परिसंपत्ति जब कम हो रही है तब उसका क्या होता है? क्रेडिट होता है, जमा पक्ष होता है। इसीलिए यहां पर ये वाली एंट्री हो गई है। लेकिन एक परिसंपत्ति हमारी कम हुई, जो हमारे लिए देनदारी थी वो हमारी कम हो गई, बट हमारे लिए बैंक खाते में पैसे आ गए तो वहां पर क्या हो जाएगा? बैंक खाते में हमारा परिसंपत्ति बढ़ गई और इसलिए इसको हमने डेबिट कर दिया है। तो ये हमारा इस उदाहरण से आपको क्या समझ में आएगा? इस उदाहरण से आपको समझ में आएगा कि कुल मिलाकर के जहां पर भी हम लोग हर प्रविष्टि देख रहे हैं वो कैसे कैसे होगी। ये हम लोगों ने पहले स्टार्ट की थी, तो ये पहली एंट्री ये थी और ये थी। दूसरे में क्या हुआ था? 4,80,000 रुपए से हमारा बैंक में अकाउंट खोला था तो ये दूसरी एंट्री हो गई थी। फिर तीसरी क्या हुई थी? तीसरी एंट्री देखिए, तीसरी में 60,000 रुपए हमारा खर्च हो गया था। तुम लोग फर्नीचर खरीदा था चेक से, तो ये 60,000 जा रहा था और फर्नीचर वाला जो अकाउंट होगा वहां पर डेबिट हो रहा होगा। देखिए ये हो गया। चौथी एंट्री क्या हो रही है? चौथी एंट्री काफी बड़ी एंट्री थी, 3 चीजें हो रही थी। चौथी एंट्री में 1,25,000 रुपए की आपने प्लांट और मशीनरी खरीदी, लेकिन उसका 10,000 रुपए आपने कैश भुगतान किया था और बाकी का 1,15,000 आपने उधार कर दिया है। क्या कर दिया? उधार। और जिसको किया है? रामजी लाल को। तो जो उधार किया है वो आपकी देयता हो गई। और इसीलिए अगर आपकी उधार में वृद्धि हो रही है, जो आपको देना है, लेने वाला उधार नहीं, जो आपको देना है, तो क्या हो जाएगा? वो आपका क्रेडिट में चला जाएगा। तो इसी तरह से चौथी, पांचवी, छठी हम लोगों ने सारी एंट्रीज देख ली। अब आपको समझ में क्या आना चाहिए कि हर एंट्री से अलग अलग खाते प्रभावित होते हैं। कौन से खाते में नाम पक्ष में जाएगा, कौन से खाते में जमा पक्ष में जाएगा, ये समझना जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें कोई भी डाउट है, एक बार वीडियो को दोबारा देखें और उसके बाद भी अगर डाउट क्लियर नहीं हो रहा है प्लीज कमेंट करिए, क्योंकि अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा ना तो फिर यहां से आगे के लेखांकन में आपको दिक्कत आने स्टार्ट हो जाएगी। और ये रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, लेन देनों का अभिलेखन का पहला अध्याय है, एकदम बेसिक है। तो यहां पर अपने को किसी भी तरह से गलतियां नहीं करनी है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर और ये वीडियो जो भी आप इसको बोलना चाहें वो पसंद आया होगा। और बाकी इसमें कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपको और समझ में नहीं आ रही है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और प्लीज सब्सक्राइब कर लो चैनल यार। इतनी मेहनत से हम लोग आप सारे लोगों के लिए सारी चीजें बना करके लेकर के आ रहे हैं, जिससे कि आपको क्वालिटी एजुकेशन फ्री में मिले, एक्सेसिबल हो, नोट्स मिले और आप भी उस रेस में दौड़ पाए जहां पर वो लोग किसी वजह से, पैसे की कमी होने की वजह से या छोटी जगह पर रहने की वजह से या फिर हिंदी मीडियम होने की वजह से नहीं कंपीट कर पा रहे थे, कंपीट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, तो वो ना हो, ये हमारी कोशिश है। तो उस कोशिश को आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करके और मजबूती दे सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।